वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे यूनिट 8 जो कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये यूनिट 8 हम लोग का इसी वीक में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग का 10 यूनिट जो है आपका एनटीए यूजीसी पेपर 1 के लिए वो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज करेंगे यूनिट 8। उसमें देखेंगे हम लोग आईसीटी एंड एजुकेशन, स्ट्रेंथ ऑफ आईसीटी, लिमिटेशन ऑफ आईसीटी एजुकेशन, आईसीटी लर्निंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स जो किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सोशल लर्निंग और इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। तो सबसे पहले देखेंगे आईसीटी और एजुकेशन का क्या रिलेशन है। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आसान तरीके से हम लोग इसको समझे, आईसीटी वही है, मतलब ऑनलाइन लर्निंग हम लोग जो करते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, इन्हीं सबको बोला जाता है आईसीटी एंड एजुकेशन। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका आईसीटी एजुकेशन। आईसीटी एजुकेशन में क्या किया जाता है? आपको कंप्यूटर्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है ताकि आप बाद में जाके मैन पावर बन पाए आईटी सेक्टर के लिए। मैन पावर बनाया जाता है आईटी सेक्टर के लिए, जैसे जहां पर आपका कंप्यूटर सिखाया जाता है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है आपका आईसीटी एजुकेशन। ताकि ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में एडुकेट हो पाए, उनके बारे में जानकारी ले पाए और बाद में ये मैन पावर एज अ मैन पावर इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाए। पहला है आपका आईसीटी एजुकेशन। दूसरा अगर बात करें तो वो है आपका आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। तो ज्यादातर कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो होता है वो है आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। जैसे आपको पीपीटी बना के दिखाया जाता है, प्रेजेंटेशंस बना के, फिर आपको डिफरेंट तरीके के स्लाइड्स दिखाए जाते हैं, वीडियो दिखाया जाता है, फिर उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, टीचर समझाते हैं। तो उन्हें कहा जाता है आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, जहां पर आपका टेक्नोलॉजी भी यूज किया जाता है और फिजिकल प्रेजेंस दोनों रहते हैं। इससे कहते हैं आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। और तीसरा आपका आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन। आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन क्या हो गया? आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन हो गया जैसे आप यहाँ पर यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो या फिर मान लो यूडीएमई में आप कोई कोर्सेस लेते हो, तो ये सब हो गया आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन। मतलब जो क्रिएटर है उसने एक कोर्स बना के डाल दिया, उसके बाद आप कभी इसको यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, वो आप पे डिपेंडेंट है। इसे कहा जाता है आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन। तो आईसीटी के 3 प्रकार है। पहले आईसीटी एजुकेशन, फिर आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन और तीसरा हम लोग का आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन। इसके बाद देखेंगे स्ट्रेंथ क्या क्या है, मतलब आईसीटी एजुकेशन से हम लोग को फायदा क्या क्या होता है। तो पहला है आपका इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग में देखिए, क्लास में हम लोग का ज्यादातर क्या होता है, जो स्कूल और कॉलेजेस में हम लोग पढ़ते थे, पूरे क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स रहते थे और 50 स्टूडेंट्स के साथ ही हम लोग को पढ़ाई करना पड़ता था। मतलब 50 स्टूडेंट्स जैसे समझेंगे या फिर नहीं समझेंगे, उनके साथ ही पेस रख के हम लोग को चलना पड़ता था। ऐसा नहीं हो सकता था कि मान लीजिए मुझे कुछ समझ में नहीं आए तो मैं टीचर को रोक दूं और फिर से कहूँ स्टार्टिंग से आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हटा दिया आपके इंटरनेट ने या फिर आईसीटी एजुकेशन ने। इसने क्या किया, आप मान लीजिए ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने हिसाब से ये वीडियो देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके और भी वीडियो के और भी दूसरे जो यूनिट्स है उनके आप वीडियोस देख सकते हो, या फिर आप नहीं देख सकते हो तो आपके मर्जी से होगा, जैसा आप चाहते हैं। तो इसे कहा जाता है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग। दूसरा आता है इंटरएक्टिविटी। इंटरएक्टिविटी में ज्यादातर हम लोग लाइव क्लासेस देखते हैं। लाइव क्लासेस में क्या होता है, टीचर आप लोग को बोर्ड में पढ़ाते हैं और उसी वक्त आपको अगर कुछ चीज समझ में नहीं आया तो आप जो डाउट्स अपने टीचर्स को बताते हैं और टीचर्स अगर वो कमेंट देखते हैं तो वो आंसर भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इंडिविजुअल पर्सन्स का क्या क्या प्रॉब्लम है वो इंटरैक्ट कर सकता है विद टीचर्स एंड वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकता है। आप अगर कोई वीडियो में इंटरैक्ट करते हो तो क्या होता है, आपका जो ध्यान होता है वो पूरे वीडियो पे ही रहता है, कहीं और नहीं जाता है।
पहला है आपका इंटरएक्टिविटी, जिससे क्या होता है आपके लर्नर्स के पास ज्यादा कंट्रोल रहता है। जैसे लर्नर्स बोल सकते हैं कि सर आपका ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा, वीडियो क्लियर नहीं है, या फिर ऑडियो वीडियो में मतलब डिफरेंस है, इंटरनेट प्रॉपर नहीं है, तो ये मोर कंट्रोल देता है टू द लर्नर्स। तीसरा आपका डिस्टेंस एंड क्लाइमेट इंसेंसिटिव। डिस्टेंस एंड क्लाइमेट इंसेंसिटिव में क्या होता है, स्कूल और कॉलेजेस में जाने के लिए ज्यादातर हम लोग जो स्कूल में जाते थे उसमें जब बहुत जोरदार बारिश होता था तब हम लोग को स्कूल नहीं जाना पड़ता था, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे जो दूर दूर गांव में रहते हैं और अच्छे स्कूलों में नहीं जा सकते, इसलिए वो एजुकेशन अच्छे तरीके से अच्छे लेवल के रिसीव नहीं कर पाते थे। और इसलिए क्या होता था, जितने आपके शहर के बच्चे होते थे उन्हीं वही बनते थे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, क्योंकि वो अच्छे कोचिंग में जा सकते थे। पर अभी जो है वो पूरा ग्राउंड आपका प्लेइंग ग्राउंड सेम लेवल पे आ गया, जहां पर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, चाहे वो किसी गांव का बच्चा हो या फिर शहर का बच्चा हो, सबको सेम चीजें मिलते हैं। मतलब एजुकेशन अगर आप चाहते हैं तो आप इंडिया के कहीं भी कोने में रह के सेम लेवल ऑफ एजुकेशन रिसीव कर सकते हो। तो तीसरा पॉइंट यही है, डिस्टेंस और क्लाइमेट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आईसीटी का। तीसरा मोर इकोनॉमिकल एंड मोर रिच। जैसे कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ने जाओगे तो फिर वहां पर बहुत ज्यादा खर्चा देना पड़ता है, और यहाँ पर आप अगर कोई वीडियो देखोगे या फिर यूडेमी में कोर्स लोगे या फिर कोई भी दूसरे ऑनलाइन कोर्सेस लोगे तो वो कॉम्पिटिटिवली आपका बहुत सस्ता पड़ता है, और इसका जो रीच है वो भी काफी ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कोई कन्याकुमारी में भी बच्चा जो है इसको देख सकता है और श्रीनगर में बैठा बच्चा भी इस वीडियो को देख सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंस्टीट्यूट मान लीजिए कन्याकुमारी में है तो श्रीनगर का कोई बच्चा आएगा उस कन्याकुमारी के इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए। तो इसीलिए बोला गया है कि इसका रीच भी ज्यादा है और ये आपके इकोनॉमिकल भी ज्यादा होता है। लास्ट पॉइंट आता है आपका यूनिफॉर्म क्वालिटी। यूनिफॉर्म क्वालिटी मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देख के आपका अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा कोई जो अलग किसी जगह में रहता होगा उसको भी ये समझ में नहीं आएगा वीडियो। यूनिफॉर्म क्वालिटी में क्या होता है, मान लीजिए कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया किसी ने, तो उसको भी जितना समझ में आएगा और सब्सक्राइब जिसने किया उसको भी सेम लेवल पे समझ में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि नॉट सब्सक्राइब जो है उनको कुछ समझ में नहीं आए और सब्सक्राइब जो है उनको सब समझ में आ गया। तो जो सब्सक्राइब देव मानुस है उनको भी जो समझ में आता है, नॉन सब्सक्राइब है उनको भी सेम चीज समझ में आता है पर वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये है आपका यूनिफॉर्म क्वालिटी, जिसमें सभी को सेम लेवल का चीज मिल रहा है। फिर आते हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ आईसीटी एजुकेशन पे। लिमिटेशन ऑफ आईसीटी एजुकेशन अगर देखा जाए तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टार्टअप कॉस्ट। तो ऑनलाइन टीचिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो इस पे आपको काफी खर्चा करना होगा। पहले आपको एक लैपटॉप खरीदना होगा, लैपटॉप खरीदने के बाद आपको एक पेन टैब खरीदना होगा, फिर आपको एक अच्छा माइक खरीदना होगा। ये सब में काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो इसीलिए कहा गया है इसमें हाई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और जो स्टार्टअप चाहिए वो भी बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। तो ये है पहला लिमिटेशन ऑफ आईसीटी एजुकेशन। सेकेंड में अगर आए तो फिर ये है लिटिल अटेंशन टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आप अगर कभी लाइव क्लासेस में गए होंगे या फिर आपने लाइव क्लासेस अटेंड किया होगा तो उसमें आप देखोगे कि आप कोई कमेंट करते हो तो ज्यादातर टाइम वो टीचर जो है कमेंट को पढ़ नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं और सबको पढ़ना टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो टीचर जो है लिटिल अटेंशन दे पाते हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। उसके बाद आता है एसेसिबिलिटी इशू। एसेसिबिलिटी इशू में क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में या फिर आपके गांव में आप जहां पर भी रहते हो वहां पर आपका इंटरनेट का जो फैसिलिटी है वो अच्छा नहीं है और इंटरनेट का सर्विस अच्छा नहीं आता है आपके पास। तो क्या होगा, आप वीडियोस नहीं देख पाओगे और इसको एक्सेसिबल नहीं कर पाओगे। तो ये है आपका एसेसिबिलिटी इशू। उसके बाद आता है आपका डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस
इवैल्यूएशन, आपका परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करने में डिफिकल्टी होता है। अगर मान लीजिए हम इसी चैनल की बात करें तो नेक्स्ट वीक से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग मैं तो ये असेस नहीं कर सकता कि इसने सॉल्व कर लिया या फिर ये सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो असेस करना डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है उसे समझना काफी कठिन होता है ऑनलाइन एजुकेशन। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। अगर आप मेरे चैनल पे वीडियोस देखो तो मैंने वीडियो स्टार्ट किए थे 2020 से, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया था वीडियोस बनाना और वीडियोस में कॉन्टिन्यूअस बनाते गया। फिर आज जाके 2022 में भी मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ता है और बहुत कुछ जानना पड़ता है। तो यही लिखा हुआ है कि इसमें आपका कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग चलते रहता है और नई नई चीजें जो है आपको सीखना पड़ता है। तो ये सब है लिमिटेशंस ऑफ आईसीटी एजुकेशन। फिर आएंगे हम लोग फॉर्म्स ऑफ मीडिया पे। अगर एजुकेशन दिया जाएगा तो एजुकेशन थ्रू द फॉर्म ऑफ मीडिया दिया जाएगा, जिससे हम लोग एजुकेशन रिसीव करते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक है आपका सिंक्रोनस और दूसरा है आपका एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मीडिया में क्या होता है, सिंक्रोनस मीडिया में आपका ट्रांजैक्शन चलते रहता है। मान लीजिए टीचर ने कुछ कहा तो आप भी कुछ सवाल पूछ सकते हो टीचर से, जैसे कि आपके लाइव क्लासेस हो गए, ऑनलाइन वीडियोस हो गए। ये सब क्या होता है आपका सिंक्रोनस मीडिया है। या फिर आप जूम कॉल पे हो गए, जूम वीडियो कॉल अगर आप करते हैं टीचर के पास पढ़ने के लिए या फिर कोई भी मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो वो सब क्या आ गया, वो सब आ गया अंडर सिंक्रोनस मीडिया, जहां पर दोनों जो सब्जेक्ट है दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। और उसका ठीक उल्टा है एसिंक्रोनस मीडिया। एसिंक्रोनस मीडिया में क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो होता है एक ही पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाता है, इसमें इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया मान लीजिए ईमेल, फिर आपको मान लीजिए कोई मैसेज भेजा गया। ये सब है आपका एसिंक्रोनस मीडिया, जहां पर आपका एक ही पर्सन दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज। आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज अगर देखा जाए तो उसमें सबसे पहले आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग आपका सबसे आसान है। जो भी आप ऑनलाइन लर्निंग करते हो या फिर वेब से पढ़ाई करते हो, वीडियोस देखते हो, पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सब कुछ आ जाता है अंडर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। उसके बाद आते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होगा, ब्लेंडेड लर्निंग में आपका दोनों ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों चीजों को यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, स्कूल और कॉलेजेस में क्या किया गया, जितने उनके एजुकेशन है, जितना पढ़ाई है उनको ऑनलाइन करवाया गया और जो एग्जाम्स है उनको ऑफलाइन देने के लिए बोला जा रहा था। तो यही है आपका ब्लेंडेड लर्निंग, जहां पर आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम दोनों यूज किया जाता है। तीसरा आता है आपका फेस टू फेस लर्निंग। ये तो सबसे कॉमन पार्ट होता है, जहां पर टीचर जो होते हैं, टीचर्स आपको लेक्चर्स देते हैं और लेक्चर्स हम लोग सुनते हैं। तो ये हो गया आपका फेस टू फेस लर्निंग, जहां पर आप टीचर के सामने बैठे रहते हो और टीचर्स आपको कुछ बताते हैं और वही आप पढ़ाई करते हैं। ये आपके ऑनलाइन मीडियम जैसे कि आपका लाइव वीडियोस है उसमें भी आप कर सकते हो, पर ये बहुत कम होता है क्योंकि जूम कॉल पे ये करना पड़ता है और लाइव वीडियो सभी होता है जब आप टीचर के सामने बैठे होते हो और टीचर भी आपको देख सकता है और आप भी टीचर को देख सकते हो। फिर आता है आपका सेल्फ पेस लर्निंग। सेल्फ पेस लर्निंग जैसे कि ये वीडियो हो गया, ये वीडियो जो है वो आप अपने मर्जी से देख सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो को और भी देख सकते हो, अच्छा लगे तो दूसरे यूनिट्स भी आप पढ़ सकते हो। तो ये है आपके सेल्फ पेस लर्निंग, जहां पर आप अपने मर्जी से एडजस्ट करते हो कि आपको क्या पढ़ना है या फिर क्या नहीं पढ़ना है। लास्ट में आता है हम लोग का डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग क्या हो गया, जैसे कि एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी, वो है आपका इग्नू। इग्नू में क्या होता है, इग्नू में होता है आपका डिस्टेंस लर्निंग। इसमें क्या होता है, आप कॉलेजेस में जाते हो, कॉलेजेस में जाके एडमिशन लेते हो और फिर आपका जितना भी पढ़ाई का सामान होता है
वो सब आपके घर में भेज दिया जाता था। पर अभी ऑनलाइन मीडियम आ गया है, तो आपके ईमेल के थ्रू या फिर वीडियोस के थ्रू आपको एडुकेशन सेंड कर दिया जाता है और फिर आप ऑनलाइन एग्जाम दे के उसमें पास करके सर्टिफिकेट भी रिसीव कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस लर्निंग। फिर आते हैं हम लोग डिजिटल इनिशिएटिव पे। डिजिटल इनिशिएटिव की बात अगर किया जाए तो उसमें देखेंगे गवर्नमेंट ने आईसीटी को मतलब सबके पास प्रोवाइड करने के लिए, ताकि और भी ज्यादा स्प्रेड हो पाए, इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका NMEICT। NMEICT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ICT का फुल फॉर्म तो आपको याद ही है, आपको सिर्फ याद रखना है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ट्राई किया जाता है कि आपका जो ICT है, इंटरनेट कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी है, इसको और भी एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। तो इसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या करते हैं, इसमें ट्राई किया जाता है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वहां पर आपका इंटरनेट फैसिलिटी जो है, इंटरनेट कनेक्टिविटी और भी अच्छी तरीके से रखा जाए। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है वहां पर PDF डाउनलोड किया जा सके, क्योंकि बुक जो होता है वो खरीदने में काफी पैसा जाता है। तो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि PDF उनको दिया जा सके, ताकि जो भी बच्चे किताबों को पढ़ना चाहे वो उसे आसानी से डाउनलोड कर सके। इसको छोड़ के भी आपका बहुत सारा ऑनलाइन एजुकेशनल वीडियोस बनाया जाता है, जिनको फ्री में प्रोवाइड किया जा सके, ताकि सभी बच्चे जो है एजुकेशन रिसीव करना चाहे वो आसानी से इसको कर पाए। तो यही है आपका नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये वही लिखा हुआ है, प्रोमोट यूज ऑफ ICT इन हायर एजुकेशन। उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग नेपटेल के बारे में। नेपटेल का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो उसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी टू नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एंड एनहांस लर्निंग। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एंड एनहांस लर्निंग में क्या किया जाता है, आपका जितना भी इंजीनियरिंग कोर्सेस है, जितने भी इंजीनियरिंग कोर्सेस है उनको मिला दिया गया है, उनके बारे में वीडियोस बना दिए गए हैं और उनको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आपको मान लीजिए इंजीनियरिंग के जो डिफरेंट कोर्सेस है और कोर्स साइंस के प्रिंसिपल्स है, वो सब के जो इंफॉर्मेशनल वीडियो, जैसे आर्किटेक्चरल हो गया या फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इसके कोर्सेस आपको मिलते हैं नेपटेल में। नेपटेल को बनाया किसने था? नेपटेल को बनाने में आपके 7 IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि आपके बेंगलोर में है, दोनों ने मिलके आपके बनाया है नेपटेल। ये किस लिए बनाया गया है? ये बनाया गया है फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। उसके जिस कोर्स को खरीदना चाहते हो या फिर जिस कोर्स को प्रेफर करते हो उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपका यूडेमी हो गया या फिर कोर्सेरा हो गया, तो ये क्या है? MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, जहां पर बहुत सारे कोर्स रहते हैं, बहुत सारे कोर्सेस रहते हैं। फिर आप आपके नीड के हिसाब से कोर्स को सिलेक्ट करते हो। कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद आप कोर्स में पढ़ाई करते हो और कोर्स को कंप्लीट करते हो। ये आपका पेड कोर्स भी हो सकता है या फिर फ्री कोर्स भी हो सकता है। और कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एग्जाम देते हो और फिर आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट। बहुत सारे कोर्सेस में आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता है और सिर्फ कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसे कहा जाता है MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो स्वयं के बाद आएगा आपका स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा क्या है? ये भी आपका एजुकेशन के लिए
ये एडुकेशन थ्रू डीटीएच चैनल्स प्रोवाइड करता है। तो 36 डीटीएच चैनल्स है स्वयंप्रभा के अंडर जो आपके एडुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। फिर आएंगे हम लोग एनडीएल पे। एनडीएल क्या है? तो ये है आपका नेशनल डिजिटल है, ये सब दिया हुआ रहता है। ई विद्वान में, इसमें क्या होता है, ई विद्वान से आपको मान लीजिए किसी साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट करना है, तो आपको पता नहीं कौन से साइंटिस्ट कैसे हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा। या फिर कॉलेजेस में और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मान लीजिए इनको बुलाने का होता है, साइंटिस्ट को बुलाया जाता है कि आप अपना एक्सपीरियंस जो है स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और उनको इंस्पायर कीजिए। ई विद्वान से क्या होता है, वो साइंटिस्ट के बारे में जान पाते हैं और उनसे कैसे कनेक्ट करना है ये भी उनको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो यही मेनली काम है आपका ई विद्वान का। सेकेंड में आता है श्रुति दृष्टि। श्रुति दृष्टि क्या है? जो बच्चे आंखों से नहीं देख पाती है उनके एडुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया आपका श्रुति दृष्टि। उसके बाद देखेंगे सैटेलाइट सिस्टम। अब सैटेलाइट सिस्टम जो है आपको एक डायग्राम जो है वो समझना पड़ेगा। तो पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। तो सैटेलाइट सिस्टम हम लोग पहले समझेंगे कि जो ये एडुकेशन हो रहा है वो कैसे सॉल्व हो रहा है। मान लीजिए मैं किसी दुनिया के कोने में इंडिया में बैठ के एक वीडियो बना रहा हूँ, तो वो यूएसए का बंदा जो है वो कैसे इस वीडियो को देख सकता है, उसी को समझने के लिए हम लोग समझेंगे सैटेलाइट सिस्टम। तो उसमें सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका ट्रांसमीटर। सबसे पहला जो सिग्नल होता है वो होता है आपका ट्रांसमीटर। मान लीजिए मैंने कोई वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो जो मैंने है वो YouTube में अपलोड करना है। तो YouTube में कैसे अपलोड करूंगा मैं? वो करूंगा मैं अपलोड थ्रू ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करेगा? मेरे वीडियो के जो सिग्नल्स है वो सिग्नल्स को भेजेगा YouTube तक। तो पहले जो सिग्नल भेजता है उसे ट्रांसमीटर कहते हैं, और जो सिग्नल मैंने अपलोड किया है, आप अगर कोई भी वीडियो YouTube में या कहीं भी अपलोड करेंगे तो ऑप्शन आता है कि आपको वीडियो अपलोड करना है और उसमें टाइम लगता है। अपलोड के टाइम पे क्या होता है, आपको अपलिंक दिया जाता है। मतलब जो YouTube के सैटेलाइट्स है वो हमारे जो सिग्नल है उनको कैच करते हैं। तो दूसरा है आपका अपलिंक। जो अपलिंक हम लोग को भेजा जाता है उसके बाद क्या होता है, YouTube का जो सैटेलाइट है उसमें लगा रहता है आपका ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर ट्रांसपॉन्डर के क्या काम होता है, आपके जो सिग्नल्स उसको भेजे जाते हैं उसको वो कैच करता है, YouTube के सैटेलाइट के थ्रू वो रिसीव करता है। तो यहाँ पर आपका जो ट्रांसपॉन्डर है मेरा जो अपलोडेड वीडियो है उसको रिसीव करेगा। फिर मान लीजिए यहाँ पर रहता है आपका सैटेलाइट। ये हो गया आपका नंबर 4 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये मान लीजिए आपका वीडियो जो है अपलोड हो गया है और यहाँ पर YouTube ने जो है वो आपका वीडियो रिसीव कर लिया है। अभी कोई यूएसए का बंदा जो है उस वीडियो को कैसे देखेगा? YouTube में एक बार वीडियो जो अपलोड हो गया, मान लीजिए कोई यूएसए का बंदा चाहता है कि वो वीडियो देखने के लिए, तो YouTube का दूसरा जो ट्रांसपॉन्डर है जो सिग्नल्स को सेंड करता है वो क्या करेगा, आपका एक डाउनलिंक बनाएगा। डाउनलिंक में क्या होता है, डाउनलिंक डाउनलिंक में आप बहुत बार देखेंगे कि आपके वीडियोस जो है अगर नेट फैसिलिटी अच्छा नहीं होता है तो आपका बफरिंग होते रहता है। बफरिंग में क्या होता है, आपका जो वीडियो है वो आपके सैटेलाइट तक पहुंचता है
मतलब डाउनलिंक तक पहुंचता है। तो उसका सिग्नल अगर अच्छा नहीं होगा तो वो होता है आपका बफरिंग। फिर वो आपके सिग्नल तक पहुंचता है, जिससे कहा जाता है आपका रिसीवर। और आप वीडियो को जो है, उस वीडियो को आप देख पाते हो। तो पहले आपका ट्रांसमीटर, जहां से आप सिग्नल को भेजते हो, सिग्नल भेजे जाते हैं, उसको कहा जाता है अपलिंक। जहां से उसको रिसीव किया जाता है सैटेलाइट के थ्रू, उसे कहा जाता है ट्रांसपॉन्डर। और सैटेलाइट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट से दूसरे जगह पे जब उसको भेजा जाता है, तब होता है आपका डाउनलिंक। और जहां से उसको रिसीव किया जाता है उसे कहा जाता है आपका रिसीवर। तो ये हो गया आपका सैटेलाइट सिस्टम। फिर हम लोग आएंगे सोशल लर्निंग। मतलब इंडिया में लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने के लिए क्या क्या चेंजेस लाए गए थे या फिर क्या क्या स्टार्ट किया गया था। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1927 में स्टार्ट किया गया था आपका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। तो सॉरी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो था, वो सबसे पहले दो ही उसके ट्रांसमीटर थे। एक था आपके मुंबई में और दूसरा था आपका कोलकाता में। तो दोनों जो ट्रांसमीटर थे वो थे आपके प्राइवेट ओन्ड। तो ट्रांसमीटर क्या होता है, अभी हम लोग ने पढ़ा था ट्रांसमीटर जिससे आपका सिग्नल भेजा जाता है। तो दो प्राइवेट ट्रांसमीटर थे, एक था आपका मुंबई और कोलकाता में। प्राइवेट ट्रांसमीटर मतलब क्या हो गया कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा उस ट्रांसमीटर को खरीदा गया है, या फिर वो ट्रांसमीटर जो है किसी पर्टिकुलर कंपनी को बिलोंग करता है। फिर बाद में आपके 1930 में क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है, उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने एक्वायर कर लिया आपके इस ट्रांसमीटर्स को। मुंबई और कोलकाता में जो ट्रांसमीटर है उसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया और ये गवर्नमेंट के सर्विसेज के अंडर आ गया था। बाद में इसको 1936 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से नाम चेंज कर दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो। और बाद में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद आपके ईयर 1957 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था और इसका नाम रख दिया गया था आपका प्रसार भारती। सॉरी, मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, प्रसार भारती नहीं, यहाँ पर नाम चेंज कर दिया गया था और रखा गया था आकाशवाणी। तो 1957 में इसका चेंज करके नाम रख दिया गया था आकाशवाणी। तो आपको ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया था मैंने। और आपका एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आता है कि ऑल इंडिया रेडियो का पहला नाम क्या था, तो वो था आपका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। और इसका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम चेंज कब हुआ था, तो नाम चेंज हुआ था इन द ईयर 1936 में, जहां पर इसका नाम रख दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग दूरदर्शन के बारे में। तो इंडिया में टीवी को स्प्रेड करने के लिए, टीवी चैनल को स्प्रेड करने के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल है आपका दूरदर्शन। तो दूरदर्शन स्टार्ट किया गया था 1959 में और उस वक्त उसका एक ही स्टूडियो था जो कि था दिल्ली। और ये कोई परमानेंट स्टूडियो नहीं था, ये शिफ्टिंग स्टूडियो था। मतलब एक दिन मान लीजिए एक जगह पे मैंने काम किया, दूसरे दिन मान लीजिए दूसरे जगह पे मैंने काम किया। तो इसका कोई परमानेंट ऑफिस नहीं था, पर इसने जो काम करना स्टार्ट किया था वो था आपके 1959 में। 1959 में ये टेस्ट सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया था इसने दूरदर्शन में। तो आप बहुत सारे चैनल में, तो दूरदर्शन का स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था आपका इन द ईयर 1959।
तो बाद में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए 1997 में पास किया आपका प्रसार भारती एक्ट। प्रसार भारती एक्ट में क्या हुआ, आपका ये दोनों जो है दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ये अंडर आ गए ऑफ द पब्लिक ब्रॉडकास्टर सिस्टम, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, ये दोनों आ गए अंडर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए गवर्नमेंट को अगर कोई न्यूज़ देना होगा, मान लीजिए कोई सुनामी के बारे में या फिर फ्लड के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में अगर चेतावनी देना होगा, तो इन्हीं दो मीडियम का वो यूज़ करते हैं ताकि ये सभी लोगों तक स्प्रेड हो पाए। इसके बाद पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। तो आप सबने सुना ही होगा कि हम लोग सबका जो लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उनका सबका आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या है, तो वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में क्या होता है, आपने मान लीजिए कोई सिस्टम यूज़ करते हैं, तो वो सिस्टम का क्या लोकेशन है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो ये सब कहाँ से हम लोग को पता चलता है, तो वो पता चलता है आपके आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेस में आपके 4 नंबर्स रहते हैं। मान लीजिए आपका नंबर है 271342, तो ये है आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में क्या होता है, आपके 4 नंबर्स होते हैं। आईपी एड्रेस आपके सेट ऑफ 4 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4, और ये जो 4 सेट ऑफ नंबर्स होते हैं ये रहेंगे बिटवीन 0 to 255। आईपी एड्रेस आपके दूसरे कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 19 90 81 32, तो ये हो गया आपका आईपी एड्रेस। तो ये आईपी एड्रेस कैसे होते हैं, 4 नंबर्स रहते हैं और जो नंबर रहेंगे वो 0 to 255 के बीच में ही रहेंगे। क्वेश्चन हम लोग के काफ़ी बार आ चुका है, तो अगले वीक से जब हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं। अभी सिर्फ आप लोग को याद रखना है कि 4 नंबर रहते हैं और ये आपका 0 to 255 नंबर होना चाहिए। तो चलिए फिर से चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग आईसीटी एजुकेशन के बारे में। आईसीटी एजुकेशन अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के हैं। पहला है आपका आईसीटी एजुकेशन जहाँ पर मैन पावर तैयार किया जाता है आईसीटी के लिए। फिर है आपका आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन जो हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस होते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में। फिर है आपका आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन जैसे कि आपके यूट्यूब में हो गया या फिर आपकी यूडेमी कोर्सेरा, ये सब में जो वीडियोस बनाए जाते हैं जो आप अपने टाइम से अरेंज कर सकते हो उसे कहा जाता है आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन। फिर हम लोग आएंगे स्ट्रेंथ्स ऑफ आईसीटी एजुकेशन। इसमें पहले आता है कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्नर, बच्चा जो है अपने मन से अरेंज कर सकता है कि उसको क्या देखना है या फिर नहीं देखना है। इंटरेक्शन कर सकता है टीचर के साथ। डिस्टेंस और क्लाइमेट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है कि एजुकेशन कैसे रिसीव किया जाएगा, ये ज़्यादा सस्ता होता है और सभी को इक्वल क्वालिटी का वीडियोस मिलते हैं। फिर देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ आईसीटी एजुकेशन। लिमिटेशंस क्या क्या है, इसमें आपके आईसीटी एजुकेशन में खर्चा बहुत ज़्यादा है। दूसरा है आपका अटेंशन नहीं दिया जाता है हर एक स्टूडेंट के तरफ कि हर एक स्टूडेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम है। तीसरा आपका एक्सेसिबिलिटी इशू, जैसे आपके जम्मू एंड कश्मीर में बहुत दिनों तक 2G इंटरनेट चला था, तो बहुत सारे जगहों में जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी अगर अच्छा नहीं हो सकता तो वहाँ पर आईसीटी एजुकेशन के काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर आपका परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, स्टूडेंट के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दिया जा सकता। फिर इसमें कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग रिक्वायर होता है टीचर के थ्रू और स्टूडेंट्स के थ्रू भी कि उनको टेक्नोलॉजी जो है अच्छी तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। फिर देखेंगे हम फॉर्म्स ऑफ मीडिया, उसमें 2 फॉर्म है, पहला है सिंक्रोनस, दूसरा है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मीडिया में आपका ट्रांजैक्शन होते रहता है दोनों सब्जेक्टों के बीच में। एसिंक्रोनस मीडिया में एक ही सब्जेक्ट अपने इंफॉर्मेशन जो है उससे पास थ्रू करता है। फिर आते हैं आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज। आईसीटी लर्निंग में पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, तो नेट के थ्रू आप कोई भी पढ़ाई करोगे तो उससे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग।
ब्लेंडेड लर्निंग जहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिलाया जाता है। फेस टू फेस लर्निंग जहाँ पर आप टीचर या फिर एडुकेटर जो भी है उनके सामने देख के उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। फिर आता है आपका सेल्फ पेस लर्निंग, जैसे कि आपके यूट्यूब, कोर्सेरा, यूडेमी ये सब में होता है, जहाँ पर स्टूडेंट वीडियो जो है वो एडुकेटर अपलोड कर देता है और स्टूडेंट्स अपने मर्जी से उस वीडियो को देख सकता है। फिर आता है डिस्टेंस लर्निंग, जहाँ पर आप कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में एडमिट हो जाते हो और घर बैठे ही अपनी पढ़ाई जो है उसे कंप्लीट कर सकते हो। फिर देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या डिजिटल इनिशिएटिव्स लिया ताकि आईसीटी के एजुकेशन को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। तो पहला आता है नेमसेट। नेमसेट क्या है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, आपका जो आईसीटी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाता है फॉर हायर एजुकेशन। इसमें आपके इंटरनेट स्पीड इंक्रीज किया जाता है, जो किताब होते हैं महंगे वाले उनके पीडीएफ अवेलेबल किया जाता है स्टूडेंट्स को, और एजुकेशनल वीडियो स्प्रेड किया जाता है। फिर आते हैं नेपटेल पे। नेपटेल क्या है? तो ये है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एंड एनहांस लर्निंग। इसमें क्या किया गया है, जो 7 आईआईटी है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है, उन्होंने मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज मिलते हैं और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसान हो गया है। फिर आते हैं स्वयं पे। स्वयं क्या है? तो स्वयं है आपका इंडियन एमओसी। इंडियन एमओसी क्या होता है? ये होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इंडिया का जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है वो क्या है? स्वयं। तो स्वयं का एक टीवी अगर देखा जाए टीवी फॉर्म में, तो वो है आपका स्वयं प्रभा। इसमें क्या है? 36 डीटीएच चैनल्स है। फिर आएंगे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें क्या है, जितने सारे ई कंटेंट होते हैं वो सब अवेलेबल किया जाता है फॉर द स्टूडेंट्स। इसको कौन मेंटेन करता है? तो मेंटेन करता है आपका आईआईटी खड़गपुर। उसके बाद आएंगे ई विद्वान पे, जहाँ पर आपके साइंटिस्ट के बारे में लिखा जाता है कि उनके क्या क्या डिग्री है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, ये सब आपको इंफॉर्मेशन मिलता है फ्रॉम ई विद्वान। श्रुति दृष्टि क्या है? तो जो बच्चियां आंखों से देख नहीं सकती उनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया आपका श्रुति दृष्टि। फिर आपका सैटेलाइट सिस्टम। सैटेलाइट सिस्टम में क्या आता है? पहला है आपका ट्रांसमीटर। पहला आपका ट्रांसमीटर जहां से आप मैसेज को भेजते हो, जो मैसेज आप भेजते हो और सैटेलाइट में जाके कनेक्ट होता है उससे कहा जाता है अपलिंक। जो रिसीव करते हैं इसको उससे कहा जाता है ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर ये मैसेज रिसीव करके कहाँ पर भेजता है? तो भेजता है आपके सैटेलाइट में। सैटेलाइट जाके ये दूसरे इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए यूज करता है ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर से बनता है आपका डाउनलिंक। डाउनलिंक से मैसेज जाता है आपके घर तक टू द रिसीवर। तो फिर उसके बाद पढ़ेंगे सोशल लर्निंग के बारे में। सोशल लर्निंग अगर देखा जाए तो उसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या बनाया गया था? उसके प्रमोट करने के लिए बनाया गया था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो बनाया गया था 1927 में। बाद में जाके 1936 में क्या बन गया ये? तो ये बन गया आपका ऑल इंडिया रेडियो। और फिर जाके आपके 1957 में ये क्या बन गया? ये बन गया आपका आकाशवाणी। फिर दूरदर्शन की बात करेंगे। टीवी प्रोग्राम्स जिसमें दिखाए जाते थे। 1959 में इसने काम करना स्टार्ट किया था। जो इसका एक ही ऑफिस था दिल्ली में, और रेगुलर चैनल्स इसने रेगुलर दिखाना इसने स्टार्ट किया था 1965 में। और इसका जो सेकंड ऑफिस बना था वो बना था 1972 में, और बनाया था ये मुंबई में। इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने पास किया था प्रसार भारती एक्ट 1997 में, जिसमें इन दोनों को बनाया गया था पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। इंटरनेट प्रोटोकॉल में हम लोग को जो सिस्टम यूज करते हैं उनका एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। आईपी एड्रेस में आपके 4 नंबर्स रहते हैं, और ये चारों जो नंबर्स रहते हैं ये आपके 0 से 255 के बीच में कोई नंबर रहता है, और ये चारों नंबर मिला के बनता है हम लोग का आईपी एड्रेस। इसके बाद देखेंगे आज का क्वेश्चन क्या है। विच इज अ वीकनेस ऑफ आईसीटी एजुकेशन? ऑप्शन ए है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी है इंटरएक्टिविटी, ऑप्शन सी है डिस्टेंस एंड क्लाइमेट इंसेंसिटिव, ऑप्शन डी है नो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन।
कि इनमें से कौन सा कमजोरी है आईसीटी एजुकेशन का। ऑप्शन ए है आपका हर एक बच्चा जो है इंडिविजुअल तरीके से बढ़ता है। ऑप्शन बी है जो टीचर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। ऑप्शन सी है आपका दूरी या फिर मौसम अगर खराब हो तो फिर इसके एजुकेशन भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑप्शन डी है कि बच्चों का क्या परफॉर्मेंस है, इसको जो टीचर है वो इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।